श्याम एक नेक और ईमानदार लड़का था जो अपने पिता और अपने भैया भाभी की बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसके पिता हरिराम अपने दोनों बेटों में से बड़े बेटे को अच्छा मानते और छोटे बेटे को निकम्मा। एक दिन कमरे में बैठकर हरिराम अपने बड़े बेटे से कहता है, रामधन बेटा, तू ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जब से तूने खेत संभाले हैं, मैं निश्चित हो गया हूं। मेरा तो भाग्य ही बड़ा है तेरे जैसे बेटे को पाकर। और वो निकम्मा कहाँ है? उसको बताता हूं, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं उसको, उसे अपनी जायदाद से। आने दो बस। जाने दो ना बाबूजी उसे। और हाँ, भाग्य नहीं, अकल बड़ी है। मुझे ऐसे ही गांव में होशियार चंद नहीं बोलते हैं। श्याम जैसे निकम्मे से तुलना मत कीजिए मेरी। वो तो बस आपकी छाया छत्र में ज्यादा निकम्मा बन गया है। तभी श्याम आता है और मासूमियत से कहता है, भैया, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि घर में प्यार बना रहे। खेत का काम मैं भी कर सकता हूं, बस आप मुझे मौका तो दें। मैं भी आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप लोग तो मौका ही नहीं देते। तभी सीमा आती है और कहती है, अरे रे रे, बड़ा आया काम करने वाला। तू करेगा काम, खेत संभालना तेरे बस की बात नहीं श्याम। तू तो बस सपने देख और खुश हो, हम देख लेंगे खेत। श्याम मन में कहता, भैया और भाभी मुझे करने को क्यों नहीं देते हैं काम। और निकम्मा कहते रहते हैं। उसको लगता है कि कुछ तो दाल में काला है। मुझे भैया भाभी पर नजर रखनी होगी। श्याम सीधा साधा था, लेकिन हरिराम का सारा झुकाव रामधन और उसकी पत्नी सीमा की ओर था। खेत, मवेशी और घर की चाबियां सब रामधन को सौंप दी गई थी। तभी हरिराम श्याम को कहता है, तू सिर्फ रह, खा और चला जा काम पे। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जमीन जायदाद तेरे बस की नहीं, सब कुछ रामधन ही देखेगा, समझे? अगर तूने ये सब किया तो हमारी बर्बादी के दिन दूर नहीं। कुछ तो रहम कीजिए पिताजी, मुझे जमीन का कुछ टुकड़ा ही दे दीजिए जिसमें मैं भविष्य में अपना गुजारा कर सकूं। तभी रामधन कहता है, बाबूजी दे दीजिए इसे भूमि का टुकड़ा, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो इसीलिए मैं एक भूमि का टुकड़ा देता हूं। जैसी आपकी मर्जी बाबूजी। समय बीतता गया और रामधन का लालच बढ़ता गया। वो धीरे धीरे श्याम को घर से दूर करने लगा। उसे जमीन पर कुछ हक दिया था, उसे भी हड़पना चाहता था। और एक रात सीमा रामधन से कहती है, सुनिए जी, शाम को अब और बर्दाश्त मत करो। बाबूजी की हालत भी अब ठीक नहीं, क्यों ना उनकी आखिरी इच्छा भी हम पूरी कर दें। ठीक कहा, कल रात बाबूजी की दवा में कुछ मिला देंगे और पुरानी वसीयत से उस निकम्मे श्याम का नाम काट देंगे। और वसीयत वो तो पहले ही तैयार करवा ली थी मैंने। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसी रात श्याम को शक हुआ। उसे लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वो चुपचाप पिता के कमरे में गया और उनकी दवा की शीशी की जांच की। ये तो जहर की बू है, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? तभी रामधन कमरे में आता है और श्याम अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी के साथ तुम्हें तो पूरी जायदाद दे दी गई, और क्या चाहिए? तू होता कौन है मुझसे सवाल पूछने वाला? तुझे तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था इस घर से, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। चल भाग यहाँ से। अब ये घर, ये खेत सब हमारा है और तू किसी लायक नहीं। वैसे भी बापूजी ने सारी संपत्ति हमारे नाम की। देख ये वसीयत। मुझे इसकी सूचना गांव में चौधरी जी को बतानी ही चाहिए। मुझे संपत्ति का कोई लालच नहीं, लेकिन मेरे पिता की जान खतरे में है। श्याम भागा, लेकिन खाली नहीं। उसने वो शीशी और पिता की असली वसीयत लेकर गांव के चौधरी के पास जा पहुंचा, जो उसने पहले से ही अपने पास रख ली थी। चौधरी जी, मेरे पिताजी की जान खतरे में है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, सबूत लेकर आया हूँ। मेरे पिताजी की जान को खतरा है, कैसे भी करके उन्हें बचाइए। मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, हम सुबह ही इसकी जांच करेंगे।
और फैसला पंचायत करेगी। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन मैं इतनी रात में जाऊंगा कहाँ? आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस कुटिया में रात काट सकता हूँ? ठीक है। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। हरिराम को बुलाया गया। रामधन और सीमा बेफिक्र थे। उन्हें लगा सारा गांव उनकी तरफ होगा, लेकिन आज मामला बदल चुका था। हरिराम जी, आपके छोटे बेटे ने शिकायत और सबूत दिए हैं। आज सच्चाई सबके सामने आएगी। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे बाबूजी की जान बचे। मैं खेत का मालिक नहीं बनना चाहता, लेकिन ये देखिए, ये वही दवा है जो भैया बाबूजी को दे रहे थे, और इसमें जहर की मिलावट है। अरे ये तो हत्या की साजिश है। रामधन इतना गिर जाएगा ये किसने सोचा था? ये झूठ है। श्याम मुझसे जलता है। मैं तो बाबूजी की सेवा करता हूँ। ये साजिश है मुझे बदनाम करने की। हाँ, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? वसीयत तो हमारे नाम है। तभी श्याम ने चौधरी को एक और दस्तावेज दिखाया, हरिराम की असली वसीयत, जिस पर खुद हरिराम के अंगूठे के निशान थे। चौधरी दस्तावेज देखकर बोला, ये वसीयत असली है और इसमें साफ लिखा है, मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांटी जाएगी। किसी एक को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। श्याम बेटा, माफ कर देना। मैं रामधन के बहकावे में अंधा हो गया था। मैंने जो कुछ भी तुझसे छीना वो तेरा हक था। बाबूजी, मुझे आपकी माफी चाहिए, जमीन नहीं। मैं सिर्फ आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूँ और आप मुझसे माफी मत मांगिए। गांव की पंचायत ने रामधन और सीमा को उनके षड्यंत्र के लिए सजा दी। खेत दो हिस्सों में बांटे गए, लेकिन श्याम ने अपने हिस्से को भी पिता और भाई के नाम कर दिया। सच्चा बेटा वो नहीं जो ज्यादा देता है, सच्चा बेटा वो है जो बिना मांगे भी साथ देता है। आज मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा है। मुंह में आंखें बंद हो सकती है, पर सच्चाई कभी नहीं छिपती। श्याम, अगर आज तू पंचायत ना ले जाता तो शायद बाबूजी और मैं भी एक गुनहगार बनकर रह जाते। मुझे माफ कर दो। भैया, मैंने आपका चेहरा नहीं, हालात देखे थे। मुझे गुस्सा नहीं आया, दुख हुआ। आपने खुद को खो दिया था लालच में, लेकिन वक्त अभी भी है। तो मुझे माफ कर पाएगा क्या? मैंने जो कुछ किया वो एक भाई नहीं, एक दुश्मन करता है। मुझे माफ कर दे भाई। मैं माफ नहीं करता भैया, मैं भूल जाता हूं ताकि आप खुद से लड़ सके, खुद को बदल सके। लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। इंसान जब टूटता है तभी ही भीतर से बनता है। श्याम ने पहली बार खेत में हल पकड़ा और पहली बार सीमा ने रोटियां खुद बनाई और खेत लेकर गई। आज मेरा घर फिर से बना है, ईंटों से नहीं, रिश्तों से। बहुत कुछ सीखा है तुमसे। आज अगर बेटी होती तो चाहती कि वो भी तुम जैसा भाई पाए। रिश्तों में नाम नहीं, भाव मायने रखते हैं भाभी माँ। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन एक रात श्याम के पुराने संदूक में एक पुराना पत्र मिला जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। पत्र पढ़ते हुए चौंक कर कहता है, ये क्या? ये तो बाबूजी की लिखाई है, लेकिन इसमें तो लिखा है, अगर कभी मेरे ना रहने पर यह पत्र मिले तो जान लेना, रामधन मेरा असली बेटा नहीं है। वो मेरे बड़े भाई का बेटा है, जिसे मैंने अपना नाम दिया है क्योंकि उसके पिता दुर्घटना में मर गए थे। लेकिन अब मुझे पछतावा है। मैंने अपने सगे बेटे श्याम को हमेशा पराया समझा। मतलब रामधन मेरा सगा भाई नहीं है। और बाबूजी, मेरे से ये बात छुपाई। श्याम ने ये बात किसी को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि फिर से घर में दरार आए, लेकिन इस बात का पता सीमा को लग गया। सीमा रामधन से कहती है, अगर ये बात गांव में फैल गई तो तुम खेत के मालिक नहीं रहोगे, समझे तुम? पंचायत सब बदल देगी, कुछ करना होगा। पर क्या करे? श्याम तो अब कुछ कहता नहीं और सब अच्छा हो रहा है। नहीं कहता, लेकिन हमें अलग करने की सोच रहा होगा तो
हमें पहले ही चाल चलनी होगी। उसे घर से हमेशा के लिए निकाल देना होगा ताकि भविष्य में हमारे बच्चों को दर दर ना भटकना पड़े। अगले दिन घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। श्याम को किसी ने धमकी भरे कागज भेजे, बैल को किसी ने जहर देने की कोशिश की, यहां तक कि एक रात उसके कमरे में आग भी लग गई थी। हरिराम गांव वालों से, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में अब भी शांति क्यों नहीं है? अभी अभी तो हमारे घर में खुशियां आई थी, पूरा परिवार अच्छे से रह रहा था। तभी श्याम आता है और कहता है, बाबूजी, हो सकता है मेरे कुछ पुराने पापों की सजा मिल रही हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए बाबूजी। तभी दोनों कमरे में बैठ जाते हैं और तभी श्याम के मन में जिज्ञासा जागती है और वो कहता है, बाबूजी, मैं एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो। पिताजी, मुझे सच का पता चल चुका है। कैसा सच बेटा? बाबूजी, मुझे आपकी एक चिट्ठी मिली थी संदूक में से। उसमें लिखा था कि रामधन भैया मेरे सगे भैया नहीं हैं। ओह, तो तुम्हें सच का पता चल ही गया। लेकिन बाबूजी, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, मैंने इसीलिए किया कोई मुझे ये ना बोले कि अपने बेटे के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है और अपने बड़े भाई के बेटे के लिए कुछ नहीं करता। इसीलिए मैंने दरकिनार करके रामधन को अपना प्यार दिया। मुझे माफ कर दो। रामधन सारी बातें सुन लेता है और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं कितना बुरा हूं। मैंने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की सोची। तभी श्याम कहता है, कोई बात नहीं भैया, अब हम इन बातों को भूलकर सभी एक साथ खुशी से रहकर अपना जीवन बिताएंगे। हरिराम ने दोनों बेटों को गले लगाया और रोने लगा। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे।